Hello everyone, good morning. Welcome to Particle Institute. क्लास 9th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 लेके आ गए हैं। आज हम लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। और ये देखेंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, है ना। हेडिंग डालिए लॉ ऑफ इनर्शिया अपने नोटबुक में। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया अपने नोटबुक में हेडिंग डालिए। ये क्या होता है सर? लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो कंटिन्यूअसली रेस्ट में रहेंगे, और यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेंगे बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। और ये कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट खुद से चेंज नहीं कर सकता। तो डेफिनेशन पहले लिखिए, है ना। एन ऑब्जेक्ट cannot change its position, its motion, cannot change its state with respect to, cannot change its state by itself. ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट खुद से चेंज नहीं कर सकता। एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट खुद से चेंज नहीं कर सकता, लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट खुद से अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रेस्ट में था, इनिशियली किस में थे? रेस्ट में थे, तो वो फाइनली यानी कंटिन्यूअसली वो रेस्ट में ही रहेंगे, है ना। इनफाइनाइट टाइम के लिए वो रेस्ट में रहेंगे, और तब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में था, तो वो मोशन में ही रहेंगे इनफाइनाइट टाइम के लिए, है ना। वो रेस्ट में नहीं आएंगे तब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, ठीक है। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो आओ देखते हैं, इसे लिखिए। सबसे पहली चीजें इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ना। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनर्शिया इज द property by virtue of which inertia is the property by virtue of which object cannot neither, या ऐसे लिख लीजिए, by virtue of which object neither change their state nor it tends to change their state। क्या मतलब हुआ? सेम मतलब है। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट के पास जिसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज नहीं करता, है ना। इनर्शिया की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज नहीं करता, है ना। और कहा जाता है कि इनर्शिया बॉडी के अंदर में मास की वजह से डेवलप होते हैं। जितना भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है उसके पास इनर्शिया होता है ना। तो ये भी लाइनें लिख लीजिए, इनर्शिया इज बिकॉज ऑफ मास। इनर्शिया इन ऑब्जेक्ट इज बिकॉज ऑफ मास। इनर्शिया डेवलप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में मास की वजह से, और जितना ज्यादा मास होगा इनर्शिया उतनी ज्यादा होती है ना। जितना ज्यादा मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, और जितना कम मास होगा इनर्शिया उतना कम होगा, है ना। इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया जो डेवलप होते हैं किसी भी बॉडी के अंदर में उसकी मास की वजह से ही आता है ना। तो ये एक और लाइन आप लिख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस इनर्शिया इज इन ऑब्जेक्ट इज बिकॉज ऑफ मास। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा? इनर्शिया होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। ये लाइनें लिख लीजिए, इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ सर इसका? इसका मतलब यह हुआ, इनहेरेंट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के साथ होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के पास होते हैं प्रॉपर्टी। हर एक ऑब्जेक्ट के पास ये प्रॉपर्टी होता है। कौन सी प्रॉपर्टी? इनर्शिया की प्रॉपर्टी हर एक ऑब्जेक्ट के पास होते हैं, है ना। इनर्शिया की प्रॉपर्टी
हर एक ऑब्जेक्ट के पास होते हैं। क्यों होते हैं सर? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के पास मास होता है और मास की वजह से इनर्शिया डेवलप होते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट खुद से चेंज नहीं कर सकता। खुद से चेंज नहीं कर सकता, इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो पहले से ही रेस्ट में था, इनिशियली रेस्ट में थे, तो वो इनफाइनाइट टाइम के लिए, है ना, उसके बाद भी वो रेस्ट में रहेंगे तब तक जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और यदि वो स्टेट ऑफ मोशन में इनिशियली था तो फाइनली भी वो कंटिन्यू स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा तब तक जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। ठीक है, तब तक जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी लॉ ऑफ इनर्शिया बताता है ऑब्जेक्ट की कौन सी टेंडेंसी, वो वाली टेंडेंसी जो पहले इनिशियली था उसी में मेंटेन रखना, उससे चेंज नहीं करना चाहता है। लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता है, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना पसंद करता है। चलिए इतना लिखिए, पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे बताते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, इरेज करने जा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लो। ठीक, कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, है ना, हम इरेज कर। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब समझ में आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट खुद से चेंज नहीं कर सकता, वही लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसके टाइप देखेंगे हम कि कितने तरह के होते हैं। आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन होते हैं, है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा, उनसे पहले एक और चीज हम देखते हैं कि हमने बताया ये चीजें कि जो इनर्शिया है, इनर्शिया डिपेंड करता है किस पे? इनर्शिया डिपेंड करते हैं मास पे, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये बताया। इसका मतलब क्या है? इफ मास इज ग्रेटर, इफ मास इज ग्रेटर, इनर्शिया इज ग्रेटर, इनर्शिया इज ग्रेटर, इनर्शिया इज लार्ज। ठीक है, इफ मास इज लार्ज, ऐसा लिख लो, लार्ज, है ना। इफ मास इज लार्ज, इनर्शिया इज लार्ज। ठीक है, यदि मास लार्ज है, मास बहुत ज्यादा है, इनर्शिया उसके पास बहुत ज्यादा है, क्या है? क्योंकि उसके स्टेट को चेंज नहीं किया जा सकता आसानी से। मान लीजिए एक ट्रक है और एक साइकिल है, आप आसानी से किसको धक्का दे दोगे? साइकिल को दे सकते हो, उसका स्टेट बहुत आसानी से चेंज हो सकता है। वहीं ट्रक का स्टेट आसानी से उतने ही फोर्स से चेंज नहीं होगा जितना फोर्स से आप साइकिल को चेंज कर रहे हो। जितना ज्यादा मास होगा वो उसी कंडीशन में रहना पसंद करेगा जिस कंडीशन में वो इनिशियली था, है ना। मास आसानी से चेंज नहीं करने देता, है ना, इनर्शिया को, क्योंकि इनर्शिया डेवलप ही होता है मास से। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा इनर्शिया, ये याद रखिएगा। और वहीं पे यदि मास कम है किसी ऑब्जेक्ट का, इफ मास इज लेस, मास इज लेस, तो मैं ये कह सकता हूं इनर्शिया जो है ऑब्जेक्ट के पास, इनर्शिया इज लेस। इनर्शिया क्या है? कम है, इनर्शिया इज लेस। जितना ज्यादा मास, जितनी हैवी बॉडी, उतना ज्यादा इनर्शिया। जितना बॉडी का हैवीनेस कम होगा, लेस वेट के होंगे, उतना ही कम इनर्शिया होगा। ठीक है, उतनी आसानी से वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूं, ये भी चीजें नोट डाउन कर लीजिए, है ना। अब टाइप समझते हैं इनर्शिया का, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इरेज करने जा रहा हूं। देखो, इनर्शिया के टाइप्स आपको पता है 2 तरह के होते हैं इनर्शिया। एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। 2 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, हेडिंग डालिए, 2 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के 2 प्रकार हैं, 2 तरह की इनर्शिया है। पहला इनर्शिया जो है उसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और दूसरा जो टाइप है उसे इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब यह होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इनिशियली रेस्ट में था तो वो रेस्ट में ही रहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और तब तक रहेंगे जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में लिखिए, इफ द ऑब्जेक्ट इनिशियली at rest it will remain at rest until an external force is not applied। यानी यदि एक ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में है तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो फाइनली अगले टाइम के लिए, मतलब अनंत काल के लिए रेस्ट में ही रहेंगे, है ना। मतलब बहुत समय तक वो रेस्ट में ही रहेंगे, तब तक वो रेस्ट में रहेंगे जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। ठीक है, तब तक वो रेस्ट में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए, ना एक्ट कर दिया जाए। ठीक है,
ये चीज है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि बहुत फेमस सा एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपके पास मतलब एक हैंगिंग कारपेट है ना, हमने एक कारपेट को लटका रखा है और कारपेट के फर के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स हैं, कारपेट के फर के ऊपर डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। एक हम स्टिक्स की मदद से कारपेट को बीट कर रहे हैं, कारपेट को पीट रहे हैं, ठीक है, कारपेट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ही हम कारपेट डंडी से कारपेट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जो डस्ट पार्टिकल फर के ऊपर है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, वो क्या हो जाते हैं, उससे डिटैच होने लगते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, वहां पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का लॉ फॉलो होता है। मान लीजिए आपने कारपेट को डंडे से मारा, उसके फर पे जो डस्ट पार्टिकल लगे हुए हैं, है ना, आपने डस्ट पार्टिकल जो लगे हुए हैं वो डिटेच इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया है कारपेट के ऊपर, फोर्स लगाया है इसके थ्रू, डंडे के थ्रू, है ना, स्टिक्स के थ्रू आपने किसके ऊपर फोर्स लगाया है, कारपेट के ऊपर फोर्स लगाया है। तो कारपेट जो है ना, मतलब इस तरह से मान लीजिए ये कारपेट है, कारपेट पे आपने डंडी से फोर्स लगाया तो कारपेट जिधर फोर्स लगाएंगे कारपेट मूव करेगा, है डंडी के साथ। बट डस्ट पार्टिकल का पोजीशन जो है, मैंने डस्ट पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाया तो डस्ट पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे रह जाएंगे। मान लीजिए ये डस्ट पार्टिकल है, मैंने फोर्स लगाया इसके ऊपर, ये नीम को देखिए, ये कैप को, ये मान लीजिए डस्ट पार्टिकल लगा हुआ है, ठीक है, ये रेस्ट में मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, जिसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा एक्सटर्नल फोर्स, उसी का कंडीशन चेंज होगा, ठीक है। मैंने अगर कारपेट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो इसका मतलब है कि कारपेट का ही जो इनिशियली अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आएंगे, किस में आएंगे, मोशन में आएंगे। डस्ट पार्टिकल पे मैंने फोर्स नहीं लगाया तो डस्ट पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में था तो फाइनली भी रेस्ट में रहेगा, यानी कारपेट पे जैसे ही फोर्स लगाऊंगा कारपेट हो जाएगा आगे, डस्ट पार्टिकल यहीं रह जाएंगे। और बिकॉज ऑफ ग्रेविटी सभी चीज को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, तो ये नीचे धीरे धीरे गिर जाएगा, है ना। ये इसलिए डस्ट पार्टिकल किससे निकलता है, डस्ट पार्टिकल कारपेट से या कंबल से, है ना, कंबल वगैरह से निकलने लगते हैं डस्ट पार्टिकल्स बीट करने पे, है ना। उस पे अगर हम उसे पीटते हैं या फोर्स लगाते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स इसलिए निकलता है क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि अगर कोई पार्टिकल ऑलरेडी रेस्ट में है तो हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट में रहेंगे जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। हमने डस्ट पार्टिकल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो डस्ट पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे रहा है, अपनी जगह पे रहा है, अपना स्टेट चेंज नहीं किया है। हमने कारपेट के ऊपर या चादर के ऊपर हमने फोर्स लगाया है तो चादर अपना स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आएंगे, ठीक है, और इस तरह से डस्ट पार्टिकल निकल जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया इसे समझने के लिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट को। एक और एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन सा है कि एक ट्री है और ट्री में जो लगे हुए हैं फ्रूट्स लगे हुए हैं और मैंगो ट्री है वो, ठीक है, मैंगो ट्री, कोई भी ट्री है, मैंगो ट्री हम ले लेते हैं। उसमें क्या होते हैं कि फ्रूट्स लगे हुए हैं। अब मैं क्या करता हूं कि फ्रूट्स जो है मतलब फ्रूट्स जो लगे हुए हैं और उसमें पत्तियां भी लगी हुई है, कुछ नई पत्तियां लगी होंगी और कुछ पुरानी पत्तियां होंगी, उसके अंदर में लीव्स होंगे। जो पुराने लीव्स होते हैं वो इतने मतलब मजबूती से ब्रांचेस को पकड़ा नहीं हुआ होता है, ठीक है, यानी कि वो जितना नया जो न्यू लीव्स है वो जितनी मजबूती से ब्रांचेस को पकड़ के रखेंगे, टहनियों को पकड़ के रखेंगे, और पुराना लीव्स उतनी मजबूती से उसे पकड़ के नहीं रखता है, उसे कम मतलब बहुत ही मिनिमम फोर्स में वो रहते हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरह से रिपेन मैंगो, राइपेन जो कि पका हुआ फ्रूट्स होते हैं या मैंगो है, मैंगो ट्री लिए हैं, तो वो भी उतना ही मतलब बहुत ही ज्यादा टाइट से एक दूसरे को पकड़ा हुआ नहीं है, बहुत इजी है उसे डिटैच करना, मतलब कि ऐसे हाथ लगाएंगे टूट जाएगा इस तरह से। अब जब आप ब्रांचेस को हिलाते हो, है ना, आप ट्री को शेक करते हो, जब ट्री को शेक कर रहे हैं तो फोर्स किसको दे रहे हैं पहले ये बताइए। फोर्स आप किसको दे रहे हैं, फोर्स आप दे रहे हैं ट्री के ब्रांचेस को और ट्री को, ट्री के ब्रांचेस को और ट्री को। क्या आपने लीव्स को फोर्स दिया? नहीं। क्या आपने फ्रूट्स को फोर्स दिया? नहीं, है ना। आपने क्योंकि ट्री के ब्रांचेस को फोर्स दिया है तो ट्री के ब्रांचेस अपना पोजीशन यानी अपना पोजीशन चेंज करेंगे या वो मोशन में आएंगे, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आएंगे। बट मैंगो या लीव्स वो ऑलरेडी किस में था, स्टेट ऑफ रेस्ट में इनिशियली था, और फाइनली उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, वो फाइनली भी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेंगे। तो इसलिए क्या हो जाता है कि वो अपना स्टेट को बनाए रखने के लिए पत्तियां या फिर मतलब ओल्ड जो कि पुरानी पत्तियां हैं वो, या फिर जो भी फ्रूट्स लगे हुए हैं ट्री में, अभी तो मैंगो का एग्जांपल नहीं है, तो मैंगो जो लगे हुए हैं मैंगो फ्रूट्स, वो क्या होते हैं कि मान लीजिए ये टहनी है, ये मैंगो लगे हुए हैं, टहनी हो जाएंगे आगे, है ना, फोर्स लगने के बाद हम शेक कर रहे हैं टहनी को, टहनी से सेकंड हो रहा है, जैसे मैं शेक कर रहा हूँ और ये यहीं पे रह जाएंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैंने फोर्स इस पे दिया है, मैंने फोर्स अपने इस पे दिया है, फोर्स किस पे दिया है, मतलब टहनियों पे, ब्रांचेस पे दिया है, मैंगो पे नहीं दिया था, लीव्स पे नहीं दिया था। जो इनसे लगे हुए हैं और हल्के से लगे हुए हैं वो इससे डिटैच हो जाएंगे, वो यहीं पे रह जाएंगे, टहनियां ऐसे हो जाएगा, टहनियां दूर चली जाएगी, है ना, शेक हो रहे हैं तो टहनियां दूर जाएंगी क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगाया गया, ये ऑलरेडी रेस्ट में है ना, रेस्ट में है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अकॉर्डिंग ये अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, इसलिए ये डिटैच हो जाता है मैंगो ट्री से या कोई भी ट्री से। फ्रूट्स डिटैच होने का कारण यही है जब हम शेक करते हैं, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि आप बस में सफर कर रहे हैं या ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कोई भी एक कंडीशन ले लीजिए, जैसे भी कंडीशन में है, आप बस के अंदर एंटर किए और बस में हैं
और इनिशियली बस भी रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में हो, आपका जो फुट है और ये जो बॉडी पार्ट्स है जो बस के कांटेक्ट में है ना, बस के कांटेक्ट में है। कुछ बॉडी पार्ट्स तो आपके बस के कांटेक्ट में होंगे और कुछ बॉडी पार्ट आपका किस में होगा, बस के कांटेक्ट में नहीं होगा। हालांकि अपर बॉडी पार्ट बस के कांटेक्ट में नहीं होता है, अगर हम खड़े होते हैं अपर बॉडी पार्ट बस के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, और हमारा जो ये है लोअर पार्ट बॉडी का वो बस के साथ कांटेक्ट में होता है ना। इनिशियली सब रेस्ट में, सब बढ़िया एकदम चिल है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही बस ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है, बस को स्टार्ट करते हैं और सडनली उसको एक्सीलरेटर देते हैं, उसको मोशन में लाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो बस आगे हुआ। ठीक है, किस पे फोर्स लगा, बस पे। बस क्या हो जाता है, सडनली आगे हो जाते हैं। ठीक, बस मान लीजिए ये बस है और बस के फ्लोर के साथ आपका ये फिट टच में है, फुट किस में है, टच में। और क्या होता है कि बस को फोर्स लगाया, बस के साथ जो बॉडी पार्ट आपका टच में है ना, जो बॉडी पार्ट्स आपका टच में है वो भी बस के साथ मोशन करने लगता है, बस के साथ वो भी मोशन करने लगता है। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी अपर बॉडी है वो किसी बस के कांटेक्ट में है नहीं, वो इनिशियली रेस्ट में था तो फाइनली भी रेस्ट में ही रहेगा। किस में रहेगा, रेस्ट में। यानी ये बंदा इसी पोजीशन में रहेंगे। होगा क्या कि बस का फ्लोर आगे बढ़ जाएगा और ये बंदे का खोपड़ी अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही रहेगी, अपर बॉडी। इसलिए ऐसा लगता है किसी भी पैसेंजर्स को जो उस कंपार्टमेंट में बैठे हुए हो उसे ऐसा लगता है कि हम जो है पीछे की तरफ गिर रहे हैं, बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ऐसा होता है। ठीक, अब आ जाइए इनर्शिया ऑफ मोशन की तरफ, है ना। इनर्शिया ऑफ मोशन की तरफ एग्जाम्पल लिखा देंगे, समझ में आ गया ना। अब इनर्शिया ऑफ मोशन को समझिए। ये क्या कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इनिशियली इन स्टेट ऑफ मोशन, इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, स्टेट ऑफ मोशन में है, continue to be in state of motion, until an external force is applied, until an external force is applied इसे कहा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली मोशन में है, इनिशियली उसका स्टेट कैसा है, मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में, तो वो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। अब फिर अगेन एक एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए। मान लीजिए आप बस में बैठे थे, सडनली स्टार्ट हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कंडीशन आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि बस जो है स्टार्ट हो गया, एकदम आपकी पूरी बॉडी और बस सब मोशन में, क्या कर रहे हैं, सब मोशन कर रहे हैं। अचानक से क्या हुआ कि बस चल रही थी, आप भी चल रहे थे मस्त, है ना, एकदम चिल में। फिर क्या होता है, अचानक से बस स्टॉप आ जाता है और बस ड्राइवर जो है बस में ब्रेक लगाते हैं। जब बस में ब्रेक लगाते हैं तो आप देखे होंगे कि जितने भी पैसेंजर्स होते हैं बस में बैठे हुए, है ना, आपके साथ, वो सब आगे की तरफ झुक जाता है। इस तरह से आगे की तरफ झुक जाते हैं। आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। रीजन क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब इनिशियली बस मोशन में था, आप भी मोशन में थे, मस्त एकदम चल रहा था, दोनों की स्पीड सेम, है ना, दोनों की वेलोसिटी सेम, दोनों चल रहे थे। अचानक से बस ड्राइवर ने बस को रोका, है ना, बस को रोका। बस को रोकने का मतलब क्या है कि मोशन के अपोजिट बस को एक फोर्स दिया, मोशन के अपोजिट बस को एक फोर्स दिया ताकि बस रुक जाए। ठीक है, क्या आपके ऊपर फोर्स लगाया, नहीं। हाँ, जो बॉडी पार्ट्स बस के कांटेक्ट में था आपका, वो बॉडी पार्ट्स पे भी ब्रेक्स लग गए। ठीक है, बस के साथ साथ उस बॉडी पार्ट पे भी क्या लग गए, ब्रेक्स लग गए। लेकिन अपर पार्ट जो आपकी बॉडी की है, अपर पार्ट है ना, उसके ऊपर वो बस के कांटेक्ट में नहीं था तो उसके ऊपर ब्रेक्स नहीं लगे हैं। वो मोशन में था इनिशियली, फाइनली भी मोशन में रहेगा। इसलिए क्या होता है कि वो मोशन को मेंटेन करने के लिए, इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए आगे की तरफ, क्योंकि बस आगे की तरफ चल रहे थे तो आपकी बॉडी पार्ट आगे की तरफ मोशन करने लगता है और इसलिए लगता है कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर रहे हैं। बाद में आप संभाल ही लेते हो, है ना। इसलिए सीट बेल्ट वगैरह बनाया गया है ना। कार में सीट बेल्ट क्यों बनाया गया है, ताकि इनर्शिया ऑफ मोशन, जब कार भी मोशन में है, कार के साथ हम भी मोशन में रहेंगे, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हमारा अगर सीट बेल्ट ना होता तो हमारा जो फेस है या ड्राइवर का फेस है, जो भी कार ड्राइव कर रहे हैं, वो जाके स्टीयरिंग में लग जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन को। जैसे मान लीजिए आपने साइकिल तो चलाया ही होगा, है ना, सभी बच्चों ने साइकिल चलाया ही होगा और चला भी रहे होंगे। तो आप जब साइकिल चलाते हो, है ना, साइकिल चलाते हो, आप साइकिल में पैडल मारते हो, पैडल के थ्रू आप फोर्स लगाते हो। जैसे ही आप पैडल मारना छोड़ देते हो पैडल मारना, तो क्या होता है कि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से साइकिल अचानक से तो रुक नहीं जाता है, साइकिल दूर कहीं जाके रुकता है ना, दूर जाके कहीं
वो इनिशियली मोशन में था, आपने मोशन में कर दिया, ठीक है। साइकिल के ऊपर इनिशियली आपने फोर्स लगाया, वो मोशन में आ गया, फिर आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया। जब आप फोर्स लगाना बंद कर दिए, है ना, तब उसका क्या होना चाहिए, जैसे फोर्स लगाना बंद कर दिए वो रेस्ट में आ जाना चाहिए, नहीं, है ना, रेस्ट में नहीं आया बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी इनिशियली वो अगर मोशन में है तो फाइनली भी वो मोशन में है ना। कुछ देर बाद वो रेस्ट में आ जाता है, इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगते हैं, इसलिए रेस्ट में आ जाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होता बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, आपकी साइकिल एक बार आपने स्टार्ट किया वो चलती चली जाती, फिर कोई फोर्स अगर आप लगाते भी नहीं तब भी, ठीक है। इसे कहा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, ओके। अच्छा, आपने देखा होगा कि मान लीजिए कुछ जैसे लोग होते हैं बस में सफर कर रहे हैं, ठीक है, कोई पैसेंजर ऐसा होता है थोड़ा साइको टाइप का, जो कि चलते हुए बस से, है ना, उतर जाते हैं, है ना, कूद जाते हैं, चलते हुए बस से कूद जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब पैसेंजर चलते हुए बस से कूदता है तो वो जाके गिर जाते हैं, क्या होते हैं, गिर जाते हैं, मतलब वो जैसे ही कूदते हैं उसका सर आगे जाके टकराता है ना, ग्राउंड से आगे जाके टकराते हैं। ऐसा क्यों, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। मान लीजिए कि जैसे ही बस से बंदा कूदता है तो बस की वेलोसिटी बंदे के पास होते हैं, ठीक है, पैसेंजर्स के पास बस की वेलोसिटी होता है। यानी इनिशियली बस अगर मोशन में है तो बंदा भी मोशन में है, यानी जितनी वेलोसिटी बस के पास है उतनी ही वेलोसिटी बंदे के पास है। जैसे ही बंदा कूदता है उस टाइम ग्राउंड जो होते हैं रेस्ट में होते हैं, ग्राउंड मोशन में तो है नहीं। आपका पैर जाके ग्राउंड से टकराता है, सबसे पहले आपका कौन सा बॉडी पार्ट ग्राउंड से टकराता है, पैर। जैसे ही आप कूदते हो आपका पैर ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है, और ग्राउंड रेस्ट में है तो पैर भी आपका किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है फौरन। जैसे ही रेस्ट में आ जाता है आपका ऊपर वाला हिस्सा, वो तो मोशन में होते हैं, वो आगे जाके, है ना, दाएं से आप गिरते हैं, इसलिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है कि अगर आप इनिशियली मोशन में थे तो फाइनली भी आप मोशन में रहोगे, ठीक है, इसलिए आप इस तरह से गिर जाते हो। तो लिखिए ये सारी चीजें, है ना, हम पहले इसे इरेज कर दे रहे हैं, फिर ये एग्जाम्पल्स लिखा दे रहे हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल्स लिखा देते हैं। सबसे पहले आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। तो लिख लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल। मैं ऐसा करता हूं कि मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, और वीडियो को स्किप कर दूंगा, फिर आप उससे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, वरना टाइम ज्यादा लग जाएगा, है ना, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एग्जाम्पल्स यहाँ सारे तो समझा ही दिए, है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम लिख देते हैं, और फिर आप क्या करना, मैं उसे स्किप कर दूंगा, है ना, लिखने वाला पार्ट नहीं आएगा, बस केवल आपके ऊपर एक पैसेज आ जाएगा जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो चल वही करते हैं। चलिए, तो हमें लिख दिया है, आप पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, है ना, आप इसे क्या कर लीजिए, एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल्स हमने लिख दिया है, यहाँ पे इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्या लिखा है, व्हेन अ ट्रेन सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, जब एक ट्रेन फॉरवर्ड की तरफ सडनली स्टार्ट होते हैं, इसीलिए रेस्ट में था ट्रेन, जैसे ही मूव करना स्टार्ट होते हैं, पैसेंजर स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट, पैसेंजर जो कंपार्टमेंट में खड़े हैं वो जो है स्टार्ट होने के बाद आगे की तरफ फॉल होते हैं, आगे की तरफ पैसेंजर क्या होते हैं, फॉल होते हैं, बिकॉज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है वही कारपेट वाला, व्हेन हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, जब एक हैंगिंग कारपेट को हम स्टिक से बीट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल क्या होता है, उससे फॉल आउट होते हैं ना, बाहर निकलते हैं और गिर जाते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिए, है ना, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे हम इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल बताते हैं। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आपने कर लिया होगा वीडियो पॉज, है ना, हम जा रहे हैं इरेज करने से। तो हमने एग्जाम्पल्स लिख दिया यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन का, आप नोट डाउन कर लो, है ना, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। ये एग्जाम्पल्स लिख रखा है, क्या लिखा है, अ साइक्लिस्ट राइडिंग अलोंग अ लेवल रोड, है ना, एक लेवल रोड पे एक साइक्लिस्ट क्या कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, ठीक है, डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली, और तुरंत ही वो रेस्ट में नहीं आता जैसे ही वो पैडल मारना स्टॉप्स करते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना, इसलिए क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे चले जाओ, मतलब उसके अंदर मोशन रहता है ना, इनिशियली अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद रेस्ट में इसलिए आ जाता है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स दैट इज फ्रिक्शन एक्ट होते हैं मोशन के अपोजिट, इसलिए वो रेस्ट में आ जाता है। अगर फ्रिक्शन एक्ट ना होता तो वो मोशन में था तो वो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ सेकंड एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, व्हेन अ पैसेंजर जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन ही फॉल्स डाउन, अभी यही एग्जांपल मैंने समझाया था आपको, है ना, कि जब एक चलती हुई ट्रेन या बस से कोई भी पैसेंजर उतरता है या जंप करते हैं तो वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आने के बाद, है ना, वो गिर जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड जो होता है वो रेस्ट में है
और उसका पैर जो उसके कांटेक्ट में आया वो भी रेस्ट में आ गया, लेकिन ऊपर वाली बॉडी बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन वो अभी मोशन में है, तो वो क्या होते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपर बॉडी आगे की तरफ बढ़ा, पैर रुका हुआ है, तो क्या होगा, आदमी गिर जाएंगे, है ना, अनबैलेंस हो जाएंगे। तो चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करके, है ना, हम इरेज करने जा रहे हैं। ठीक, अब एक आखिरी टॉपिक देखेंगे, है ना, इसके बाद एक आखिरी टॉपिक देखेंगे। ये चीजें समझ में आ गया आपको, है ना, बहुत डिटेल में हमने समझाया इसे, है ना, लिखा दिया बस ऐसे ही। चलिए, समझना जरूरी है चीजों को। चलिए अब एक टॉपिक डालिए, मोमेंटम, है ना, लीनियर मोमेंटम। क्या टॉपिक है, लीनियर मोमेंटम, है ना, लीनियर मोमेंटम। आज ये आखिरी टॉपिक है अपना, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि वेक्टर होते हैं। लीनियर मोमेंटम एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो कैसे होते हैं, वेक्टर होते हैं। ये कब कैसे डेवलप होता है सर ये लीनियर मोमेंटम? तो यहां पे समझिए, सबसे पहली चीज है लीनियर मोमेंटम क्या होता है। सबसे पहली चीज ये समझिए, लीनियर मोमेंटम मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट की वजह से बनता है। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, हर एक ऑब्जेक्ट के पास मास होता है। मान लीजिए मैं उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, है ना, एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास m है और उसके पास इनिशियल वेलोसिटी v है ना, कितना है, v है। तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है, मास और इनिशियल वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही मोमेंटम होता है। क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो यहां पे लिख लीजिए, लीनियर मोमेंटम इट इज द, ऐसे लिख लीजिए, इट इज द प्रोडक्ट it is the product of mass and velocity it is the product of mass and velocity, जिसे हम linear momentum कहते हैं, is known as linear momentum, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए, is known as linear momentum, is known as linear momentum, ठीक है, linear momentum कहते हैं। याद रखिएगा, ये नया एक फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे आपको। लीनियर मोमेंटम एक नई फिजिकल क्वांटिटी है ना। ये क्या होता है, ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम होते हैं, उसी को हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है ना, इसके पास कोई मास है m, है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, मान लीजिए v, है ना, क्या है v। तो कंबाइंड इस सिस्टम को अगर देखें तो इसके पास मोमेंटम कितना है, इसके पास मोमेंटम है, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम है। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम। यानी इस ऑब्जेक्ट के पास जो लीनियर मोमेंटम होगा वो होगा m इंटू वी, यानी mv। कितना होगा, mv होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, है ना। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम को डिनोट किससे करते हैं, p से करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल P, है ना। कैपिटल P से हम लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, लीनियर मोमेंटम कहलाते हैं। और थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, लीनियर मोमेंटम जो होता है, फोर्थ पॉइंट, है ना, फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हम किसे कहते हैं, उसे जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और पांचवा एक और पॉइंट लिख लीजिए, इसकी यूनिट, है ना, SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट, देखो मास का SI यूनिट क्या होता है, kg। वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका हो जाएगा, मोमेंटम का SI यूनिट। तो SI यूनिट इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और CGS यूनिट पूछेगा तो क्या बताओगे, CGS यूनिट हो जाएंगे, इसका यूनिट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, CGS यूनिट। मोमेंटम का CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, SI यूनिट जो है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोमेंटम क्या होता है ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। लीनियर मोमेंटम एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं ये चीजें, है ना। लीनियर मोमेंटम एक नई फिजिकल क्वांटिटी है, इसे P से डिनोट किया जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही लीनियर मोमेंटम होते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही लीनियर मोमेंटम कहलाता है ना। इसका फॉर्मूला होता है mv, ठीक है, P से डिनोट किया जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और CGS यूनिट क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर इसका जो डायरेक्शन होता है, छठा पॉइंट आप डायरेक्शन भी लिख लो, है ना।
इसके जो डायरेक्शंस होते हैं वेलोसिटी या मोशन का ही डायरेक्शन होता है, यानी मोमेंटम का डायरेक्शन मोशन के ही डायरेक्शन के अलोंग होता है। मोशन का डायरेक्शन वेलोसिटी का ही डायरेक्शन होता है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होते हैं उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन करते हैं, पहली बात, ठीक है। तो मोमेंटम का डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन देखना जरूरी है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोमेंटम का डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन के अलोंग होते हैं। जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, उसे वही डायरेक्शन मोमेंटम का होगा। यानी मोमेंटम जो बन रहा है उसका डायरेक्शन इस केस में हो जाएंगे ये मोमेंटम का डायरेक्शन हो गया, है ना, मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर कहानी, यह मोमेंटम का डायरेक्शन हो जाएगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन ही मोशन का डायरेक्शन होता है, ठीक है, और मोशन का डायरेक्शन ही मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, इसे पी से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।